Hello students, today in this lecture we will discuss the polar form of a complex number and cube root of unity and its properties and triangle inequality. There are three topics. In this lecture we will discuss all the three cases. तो बच्चों देखिए, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। तो देखिए बेटा, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y. ओके, z is any complex number in the form of x plus iota y. It is the Cartesian form of the complex number. Okay, this is the Cartesian form of a complex number. Then we will convert this form in the polar form. ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, ये कार्टेशियन फॉर्म है, इस कार्टेशियन फॉर्म को आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। तो देखिए, पोलर फॉर्म क्या होती है। पोलर फॉर्म होती है बेटा r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड r इज द मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है बेटा, वैसे मैं यहाँ पर आपको यहाँ लिख देता हूँ। पोलर फॉर्म होती है x प्लस आयोटा y. इसी को हम पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, r cos theta plus iota sin theta, where r is the modulus. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मॉडुलस z, and theta is the argument of z. ठीक है बेटा, तो थीटा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर्गूमेंट z, ऐसे। ठीक है, ARG लिखते हैं शॉर्ट में, ARG-Z. ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो थीटा है वो क्या है, आर्ग्यूमेंट है Z का, और R क्या है, R है मॉडुलस. तो देखिए, एक डायग्राम यहाँ पर एक आर्गेंट प्लेन ड्रॉ करते हैं. दिस इज द x एक्सिस एंड इट कैन बी रियल एक्सिस. ठीक है बेटा, इसको रियल एक्सिस भी बोलते हैं और इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं. ये ओरिजिन हो गया. ठीक है ना, आर्गेंट प्लेन बोलते हैं इसको, गॉसियन प्लेन, आर्गेंट प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है कि मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया. अब कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा मैंने यहाँ ले लिया, दिस इज पॉइंट A, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z. ठीक है ना, ये A पॉइंट है, किससे डिनोट हो रहा है, ये z से डिनोट हो रहा है. z क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है, और z क्या है हमारे पास, x प्लस आयोटा y. ठीक है बेटा, तो इसको मैंने लिख दिया x प्लस आयोटा y. z हमारे पास क्या है, x प्लस आयोटा y. ठीक है ना। अब क्या करना है कि अब देखिए, आर्ग्यूमेंट आपको मैंने बताया था. आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं भी इस प्लेन में, इस आर्गेंट प्लेन में कहीं भी लाई करता है, तो हम ये चेक करते हैं कि इसने रियल एक्सिस से कितना एंगल बना दिया. ठीक है ना, कितना एंगल इसने फॉर्म किया है, तो उसको कहते हैं हम आर्गुमेंट. और ओरिजिन से उस कॉम्प्लेक्स नंबर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं हम मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. तो बेटा आपने क्या करना है कि यहाँ से ओरिजिन से हमने इसको मिला दिया. ठीक है ना, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये यहाँ से ओरिजिन से और यहाँ तक, ठीक है ना, जो स्ट्रेट लाइन गई, इसका जो डिस्टेंस होगा मॉडुलस z. ठीक है ना, आपको बताया था मॉडुलस का मतलब होता है कि ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है. अच्छा, यहाँ से रियल एक्सिस से कितना रोटेट हुआ और किस साइड में रोटेशन हुआ, तो देखो रियल एक्सिस से कितना एंगल बनाया इस z ने, ये बनाया मान लीजिए थीटा. ठीक है बेटा, तो ये थीटा एंगल बना दिया. अब थीटा एंगल बना दिया, तो अब क्या करना है मेरे को, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको मैंने m मान लिया. ठीक है, ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो गया 90 डिग्री का एंगल.
ठीक है, तो हमने क्या करना है कि ड्रॉ ए परपेंडिकुलर AM, ठीक है ना, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू OM, ठीक है बेटा, AM परपेंडिकुलर टू OM। अब देखिए इन ट्राइंगल OMA, ठीक है ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इन राइट ट्राइंगल OMA, ठीक है बेटा। OMA में आप ये देखेंगे कि ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस OM है, MA है, तो बेटा OM कितना हो गया, x हो गया डिस्टेंस, और ये कितना हो गया, ये y हो गया, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर z था, इसके कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो x, y है, तो ये डिस्टेंस x होगी, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी, y होगी, ठीक है ना। तो इसमें आप ट्रायंगल में देखिए कि OM कितना है हमारे पास, x है, और AM कितना है हमारे पास, y है, ठीक है ना, OM और AM दोनों आगे, ठीक है बेटा, और ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, OA mod z, ठीक है ना, ये mod z हो गई। तो अब देखिए इस ट्रायंगल में एक फॉर्मूला लगाते हैं cos थीटा का फॉर्मूला। तो ये थीटा है, मुझे क्या निकालना है, मुझे x को थीटा के टर्म्स में लेना है, ये जो हमारे पास x है OM है, इसको थीटा के टर्म्स में लेना है। तो देखिए कैसे होगा, फॉर्मूला लगेगा cos थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो जाएगा OM अपॉन OA हो गया, ठीक है बेटा। अब देखिए OM को मैं क्या लिख सकता हूँ x, OA को क्या लिख सकता हूँ mod z। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x कितना मिल जाएगा, mod z cos थीटा, ये x की वैल्यू होगी मेरे पास। अब एक फॉर्मूला लगाएंगे इसी ट्रायंगल में, नाउ साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएं, साइन थीटा कितना हो जाएगा बेटा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब AM अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, OA, इसको मैं लिख सकता हूँ y अपॉन मॉडुलस z। अब इससे y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, y की वैल्यू हो जाएगी मोड ऑफ z साइन थीटा, ठीक है ना, ये y की वैल्यू हो गई मेरे पास। अब क्या करना है कि इस x की और y की वैल्यू को आपको इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज़ करना है, ठीक है बेटा। तो देखिए z कितना हो जाएगा, नाउ z इक्वल टू क्या था मेरे पास, x प्लस आयोटा y, तो x की वैल्यू लगा देंगे कितनी, मोड z cos थीटा प्लस आयोटा मोड z, y की वैल्यू लगा देंगे मोड z साइन थीटा। तो बेटा कितना हो जाएगा, z की जो वैल्यू आ जाएगी, देखो इन दोनों में से मोड कॉमन आ रहा है, मोड z कॉमन आ गया, क्या बचेगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है बेटा। तो ये बन गया हमारे पास क्या, पोलर फॉर्म, ठीक है ना, यही पोलर फॉर्म है, मतलब इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना था, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो ये जो हमारे पास z जो आया, ठीक है ना, थीटा के टर्म्स में, दिस इज द पोलर फॉर्म। ध्यान रखना है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं r, क्योंकि मोड z को हम r भी बोलते हैं, तो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आपको पता है कि r क्या है, r मॉड्यूलस z है, ठीक है ना, और थीटा क्या है, थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है बेटा। तो ये इस तरीके से हमारे पास पोलर फॉर्म किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर आपको बनानी होती है तो हम इस तरीके से पोलर फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं, इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। देखिए पोलर फॉर्म में चेंज करना है आपको, क्या है, क्वेश्चन को एक कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, पोलर फॉर्म में चेंज करना है, चेंज इट इन पोलर फॉर्म, ठीक है बेटा। z ले लिया मैंने 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ठीक है ना, 1 प्लस रूट 3 आयोटा। तो बेटा 1 प्लस रूट 3 आयोटा ये है रियल एक्सिस और ये है इमेजिनरी एक्सिस,
ऑरिजिन। तो मेरे को जेड मैंने यहाँ मान लिया, ये मान लिया जेड। कोऑर्डिनेट कितने हैं इसके बेटा 1 + √3 आयोटा, इसका मतलब 1, √3 इसके कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है ना। ये जेड है हमारे पास। अगर मैं इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखूंगा तो 1, √3 दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है बेटा। यहाँ से इसको मिला दिया, ये हो गया थीटा आर्ग्यूमेंट, यहाँ से परपेंडिकुलर ले लिया, ठीक है बेटा। तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, आर्गूमेंट, ठीक है। आर्गूमेंट का मतलब होता है कि रियल एक्सिस से उसने कितना एंगल रोटेट किया, जेड तक पहुंचने के लिए कितना एंगल रोटेट हुआ। तो देखो यहीं से पता चल रहा है ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 1, ये कितनी है √3। तो हम जो है ना यहीं से फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे और यहाँ से tan थीटा का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। tan थीटा कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब √3/1। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू √3। 10 में किसकी वैल्यू होती है बेटा, π/3 की, 60 की वैल्यू होती है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू π/3 आ जाएगा। कैंसिल क्यों हो जाएगा 10 से 10, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल एक ही वैल्यू मिलेगी आपको थीटा की, ठीक है बेटा। जनरल सॉल्यूशन नहीं ले रहे हम, यहाँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन 0 to π/2 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, π/3। इट मीन्स आर्गूमेंट आ गया आपके पास थीटा कितना, π/3, ठीक है ना। अब इसका मॉडुलस निकालेंगे बेटा। मॉडुलस हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। पता है आपको कि मोड जेड कैसे निकालते हैं, √x² + y², ये x है ये y है, कितना हो जाएगा √1 + 3 दैट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। मोड जेड आ गया आपके पास, थीटा आ गया। तो जेड क्या होता है हमारे पास पता ही है आपको, मोड जेड cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसमें आपको क्या करना है, मोड जेड की और थीटा की वैल्यू लगानी है। मोड जेड कितना है 2, cos थीटा की वैल्यू π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था मेरे पास 1 + √3 आयोटा, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, पोलर फॉर्म में। मतलब इसका मतलब भी यही है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो आपको यही मिल जाएगा। लेकिन उसको फॉर्म इसकी चेंज हो गई, ये पोलर फॉर्म बन गया, ठीक है बेटा। तो ये होती है पोलर फॉर्म। अब आता है आगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो बेटा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आपने क्या करना है, देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है लेट z इक्वल टू 1⁻⁴ लेट z इक्वल टू 1⁻⁴। देखो क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, तो क्यूब रूट का मतलब होता है किसी नंबर का क्यूब रूट निकालना है तो उसकी पावर क्या करनी होती है 1/3। इसको मैंने मान लिया z, ठीक है बेटा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए आपको क्या मानना पड़ेगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्या करना पड़ेगा, z को मैंने क्या मान लिया बेटा 1/3 मान लिया, 1 की पावर 1/3। तो अब मैं दोनों साइड का क्यूबिंग कर दूं, क्यूबिंग बोथ साइड। अब दोनों साइड का क्यूब करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, z³ इक्वल टू 1। अब 1 को इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, और z³ - 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा z³ - 1 का क्यूब भी लिख सकता हूँ मैं इसको। तो क्या हो जाएगा, z³ - 1 का क्यूब, ठीक है, इक्वल टू 0। फॉर्मूला बन गया z - 1 a³ - b³ का फॉर्मूला a - b a² - ab प्लस ab हो जाएगा और +1 इक्वल टू 0। दो फैक्टर हो गए इसके, a³ - b³ का फॉर्मूला बनाया मैंने a - b a² + b² प्लस ab, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ से z - 1 0 हो जाएगा, z² + z + 1 ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको z - 1 इक्वल टू 0 मिल ही रहा है। यहाँ से बेटा फैक्टर करेंगे तो देखिए यहाँ से z की वैल्यू मिल जाएगी बेटा z इक्वल टू 1, और यहाँ से मिल जाएगा z इक्वल टू, देखो यहाँ क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता ही है, पता है आपको, -b, देखो b की जगह पे 1 है, a की जगह पे 1 है, c की जगह पे 1 है। तो क्या हो जाएगा -b + √b² - 4 × a × c अपॉन 2 × 1, ठीक है बेटा। तो ये बन जाएगा z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 ± √3। देखो 1 माइनस का 3 आ गया,
रूट के अंदर कितना हो गया -3, मैं इसको लिख सकता हूँ √3 आयोटा, क्योंकि आपको पता ही है, ठीक है बेटा, आपको पता है कि √-1 को हम आयोटा लिखते हैं, बिकॉज ऑफ आयोटा इक्वल टू कितना होता है √-1, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना है, जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी कितनी आ गई, जेड की वैल्यू एक तो 1 हो गई, एक हो गई -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, ठीक है ना, और एक हो गई -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, ठीक है ना। तो दीज आर द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इन्हीं को हम क्या कहते हैं 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको मैं क्या ले सकता हूँ 1 जेड इक्वल टू, देखो ये 1 है और इसको मैंने क्या करना है, ये जो है ना इसको मानते हैं ओमेगा, ठीक है ना, इसको ओमेगा लिखते हैं और ये है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होता है, इसको बोलते हैं ओमेगा, ठीक है ना, ओमेगा, इसको ऐसे पढ़ते हैं ओमेगा, ठीक है बेटा, ओमेगा, ठीक है। तो ये ओमेगा जेड इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये ओमेगा है, ये ओमेगा की वैल्यू आपको लर्न करनी है, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये भी आपको लर्न रहनी चाहिए, ठीक है बेटा। ये सारी वैल्यू याद रहनी चाहिए कि 1 होता है और एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 होती है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 होती है, ठीक है बेटा। तो अब देखिए ये दीज आर द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ने ये तो पता चल गया कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती क्या है, तो ये पता चल गया आपको कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। अब इसकी देखिए प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा, इसकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, ये मैंने लिख दिया कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ये होती है हमारे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दीज आर द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। नाउ वी हैव टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ these क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है बेटा। तो देखिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है बेटा। क्या है, देखो नंबर 1 पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कि देखो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, पहले मैं लिख देता हूँ क्या क्या है ये है हमारे पास 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, दीज आर द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टी ये है बेटा कि ये एक दूसरे के स्क्वायर, जो कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास नंबर हैं, जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यही है कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर तो बेटा यही है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म तो यही आते हैं, तो ये एक दूसरे का स्क्वायर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बात और आपको यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ आपके सामने कि ओमेगा की वैल्यू ओमेगा होती है, ठीक है ना, ओमेगा ओमेगा के इक्वल होगा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, ओमेगा स्क्वायर बेटा ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है ना, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। ध्यान रखना है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 होती है, ठीक है ना। आपको पता ही है कि ओमेगा क्यूब का, देखो हमने किसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड किया था, ठीक है ना, 1 का, तो 1 का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो आया उसका क्यूब करेंगे तो आंसर 1 आएगा, तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो है ओमेगा, ओमेगा के क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा, जब ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा तो बेटा ओमेगा स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पता है कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से मैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखूंगा ना इसको, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख दिया मैंने इसको, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो देखो ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है ना, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा हो जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ से हमारे पास 2 आंसर आ चुके हैं कि अगर मैं ओमेगा को लिखूंगा तो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर को लिखूंगा तो 1 अपॉन ओमेगा लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यू दैट इज इक्वल टू 1, यहाँ से भी ओमेगा क्यू दैट इज इक्वल टू 1, और ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 तो आपको होती है, ठीक है बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 होता है, ध्यान रखना है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए ओमेगा की पावर 10 की वैल्यू क्या होती है, तो ध्यान रखना है कि इसको मैं लिखूंगा ओमेगा क्यू, क्योंकि मुझे पता है ओमेगा क्यू कितना होता है 1 होता है, तो बेटा ओमेगा क्यू तो आपको लिखना ही लिखना। अब इसकी पावर कितनी कर दूँ मैं 3,
ठीक है 9 हो गई, मल्टीप्लाई में ओमेगा और लिख देता हूँ, तो बेटा ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 का क्यूब 1 ही हो गया, तो आंसर कितना हो गया इसका, ओमेगा ही हो गया, मतलब ओमेगा की पावर 10 दैट इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल और लेते हैं कि ओमेगा की पावर -259 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो बेटा इसको मैं लिख दूंगा 1 अपॉन ओमेगा की पावर 259, इसको मैं लिख दूंगा 1 अपॉन ओमेगा की पावर 3, मैं 3 से इसको डिवाइड कर दूंगा, तो देखो ये हो जाएगा 3 8 जा 24, 1 3 6 जा 18, ठीक है, इनटू कितना बचेगा ओमेगा, ठीक है ना, समझ गए ना। तो 1 अपॉन ओमेगा क्यू की पावर 86 इंटू ओमेगा, देखो 3 का मल्टीप्लाई 86 से करूँगा तो कितना हो जाएगा 258, 258 कंप्लीट हो गया, ओमेगा की पावर 1 और हो गई, तो देखो ओमेगा क्यू कितना होता है 1 होता है, तो इसलिए 1 अपॉन 1 की पावर 86 क्या होता है 1 ही हो गया, तो ये तो 1 हो गया, नीचे क्या बचा ओमेगा, तो इसका मतलब ये इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन ओमेगा। लेकिन हम जानते हैं कि 1 अपॉन ओमेगा देखो किसके बराबर है, 1 अपॉन ओमेगा किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगी, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये ओमेगा की वैल्यू को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कौन सी है मेरे पास, दीज आर 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है बेटा, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितनी है, केवल ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यही तो कॉम्प्लेक्स में आ रहा है आंसर इसका, 1 तो रियल है, बिल्कुल प्योरली रियल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में a प्लस आयोटा b की फॉर्म में तो यही है ना दोनों, तो इन्हीं को कहूँगा मैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो पहली प्रॉपर्टी बेटा क्या है कि ये एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं, मतलब अगर मैंने ओमेगा का स्क्वायर कर दिया तो ये आ जाएगा, आ गया ना ये, ठीक है, और अगर मैंने, ठीक है ना, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया तो ओमेगा आ जाएगा, सिंपल सी बात है, एक इसका स्क्वायर करूँगा तो ये आ जाएगा और इसका स्क्वायर करूँगा तो ये आ जाएगा। तो देखिए इसका स्क्वायर करूँगा तो ओमेगा कैसे आया, इसको मैं लिखूँगा ओमेगा 4, इसको लिखूँगा ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यू 1 होता है तो क्या बन जाएगा ओमेगा बन जाएगा। क्लियर होगी ना बेटा, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा का स्क्वायर करूँगा तो ये बनेगा और इसका स्क्वायर करूँगा तो ये आ जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि एक दूसरे के ये स्क्वायर होते हैं, दीज आर द स्क्वायर ऑफ वन अनदर, ठीक है ना, ईच अदर, ठीक है ना। नंबर 1 दीज आर द स्क्वायर ऑफ ईच अदर, ठीक है बेटा, पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि बेटा इसका सम होता है 0, सम ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू 0। तो देखो सम ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो ये है, तो इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आता है कि थर्ड प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू 1। तीनों का प्रोडक्ट करेंगे, देखो इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना बना ओमेगा क्यू दैट इज इक्वल टू 1। बताइए हमें ओमेगा क्यू कितना होता है बेटा 1 होता है, ठीक है बेटा। तो ये प्रॉपर्टी आपको पता चल गई। देखो एक पहली प्रॉपर्टी दीज आर द स्क्वायर ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं, कौन सी जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती हैं, ठीक है। तीनों का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो हमारे पास तीनों हैं उनका सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ -1, क्यूब रूट ऑफ -1 इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये भी ध्यान रखना है। देखो 1 की क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है 1 ओमेगा स्क्वायर, तो -1 की क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या हो जाएगी, क्यूब रूट ऑफ -1 के क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रिप्रेजेंट्स द
वर्टिसेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर मैं यहाँ पर इनको, ये मेरे पास रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है बेटा, ये ओरिजिन है। तो अब देखो इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है ना, किस में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ मैं, इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ मैं इसमें आर्गेंट प्लेन में। तो बेटा आर्गेंट प्लेन में इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, देखिए इनको मैं हटा देता हूँ। अगली प्रॉपर्टी मेरे पास क्या हो जाएगी कि इनको आर्गेंट प्लेन में देखो 1 तो 1 ही है, ठीक है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को मैं रिप्रेजेंट करूंगा। तो देखो 1 तो 1 ही है मेरे पास। ओमेगा की वैल्यू पता है आपको -1 + √3 आयोटा बाई 2 होती है, और इसकी वैल्यू -1 - √3 आयोटा बाई 2 होती है, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 1 + 0 आयोटा, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इसको लिखूंगा 1, 0। इसके कोऑर्डिनेट हो गए -1/2, √3/2। इसके कोऑर्डिनेट हो गए -1/2, -√3/2। तो 3 हमारे पास क्या मिल गए, पॉइंट मिल गए। तो 1, 0 कहाँ होगा, देखो 1, 0, मान लीजिए ये 1 है, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास 1, 0, ठीक है ना। अगला पॉइंट है -1/2 और √3/2। -1/2 कहाँ आएगा, देखो ये 1 होगा, तो -1/2 यहाँ आएगा, ठीक है, ये -1 है, तो ये -1/2 यहाँ आएगा, √3/2 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि यहाँ बन गया √3/2, ठीक है ना, ये √3/2 हो गया, ये बन गया मेरे पास -1/2, √3/2, ठीक है ना। अच्छा, अब अगला पॉइंट क्या है, ये दोनों नेगेटिव हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो -1/2 और -√3/2 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया इधर, ठीक है बेटा, ये बन जाएगा मेरे पास -1/2 -√3/2। तो देखो तीनों को हम ज्वाइन कराएंगे बेटा। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन करा देता हूँ, इसको इससे ज्वाइन करा देता हूँ, इससे इसको ज्वाइन करा देता हूँ, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ध्यान रखना, ये हमेशा क्या बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे। क्लियर हो गया ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपसे कभी पूछ ले कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर हम आर्गेंट प्लेन में ड्रॉ करते हैं, उनको प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को, तो ये क्या फॉर्म करेंगे, तो ये क्या फॉर्म करेंगे बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये फॉर्म करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। अच्छा, अब लिखिए कि ये होता है हमारे पास कि एक कंडीशन और होती है 1 + ω⁴n, ठीक है ना बेटा, 1 + ω⁴n + ω⁴2n, ठीक है ना, इक्वल टू, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि 3 होता है, ये आंसर 3 होता है इफ n इज ए मल्टीपल ऑफ 3, n इज ए मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना। और ये 0 होता है इफ n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है बेटा। तो ये जो है ना कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप n की जगह पे 3 के मल्टीपल्स लगाओगे, जैसे n की जगह पर 3 लगा दिया, ठीक है, 6 लगा दिया, 9 लगा दिया, तो ये हमेशा आंसर क्या देगा, 3 देगा, ठीक है। अगर मैं अपने n का मल्टीपल नहीं लगाया, जैसे 2 लगा रहे हो, 4 लगा रहे हो, ठीक है ना, 2 4 है, 5 है, ठीक है, 7 है, 8 है, तो ये आंसर हमेशा क्या देगा, 0 देगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अच्छा, अब आता है कि फैक्टराइजेशन। देखो फैक्टर हम करते हैं, क्या करते हैं हम, फैक्टर AQ + BQ, इसके फैक्टर होते हैं, इसके फैक्टर क्या होते हैं, A + B और A², ठीक है बेटा, -AB + B²। तो बेटा इसको तो मैं A + B लिखूंगा। अगर मुझे इसके फैक्टर करने हैं ओमेगा की फॉर्म में, इसके फैक्टर कैसे करने हैं बेटा, ओमेगा की फॉर्म में करने हैं, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, A + B ओमेगा और A + B ओमेगा²। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके ओमेगा की फॉर्म में फैक्टराइजेशन है, ठीक है बेटा। ऐसे ही AQ - BQ के फैक्टर करूंगा तो ये हो जाएगा A - B, A² + AB + B²। तो बेटा ये तो A - B फैक्टर है ये, लेकिन इसके ओमेगा की फॉर्म में फैक्टर करेंगे तो ये इन दोनों में माइनस आ जाएगा, A - B ओमेगा
और ये हो जाएगा a प्लस a माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। तो ये इसके फैक्टराइज हो गए। ठीक है बेटा, एक प्रॉपर्टी और होती है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बेटा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पता है क्या हो सकता है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है ना, माइनस 3ab इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है ना, ये होता है। तो इसके अगर फैक्टराइज करना है आपको तो a प्लस बी प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे बेटा a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि इन दोनों को मुझे क्या करना है कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यही आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये होती है हमारी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा। अब आता है नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है बेटा। तो देखिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी समझते हैं यहाँ पर, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो देखिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी में क्या है कि देखो मैं ऐसे इसको आर्गेंट प्लेन में एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है बेटा, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। देखिए एक मेरे पास कोई पॉइंट है ए जिसके कॉम्प्लेक्स नंबर किससे डिनोट कर रहा है, ए से, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, ज्वाइन करा दिया ओरिजिन से, ठीक है बेटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास ये, ठीक है ना, ये है मेरे पास बी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये Z2 से डिनोट कर रहे हैं इसको, ठीक है ना, इसको इससे ज्वाइन करा दिया, ठीक है बेटा, ये हो गया। अच्छा आप सुनिए कि देखिए ये Z1 है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मोड Z1 हो जाएगा, ये मोड Z2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं Z1 और Z2 को ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो आप ये देखो कि Z1 Z2 को कैसे ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो देखो इस जो ये मेरे पास OB है, मैं इसको इसी के पैरेलल जाके शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे करके मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है बेटा। ये मैंने इसको इसी के पैरेलल लाइन में और उतना ही डिस्टेंस का मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है बेटा। ये पॉइंट आ गया मेरे पास यहाँ पे, इसको मैंने C मान लिया, और जब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मोड Z2 हो तो बेटा ये भी क्या होगी, मोड Z2, ठीक है ना। अब इसके पैरेलल मैंने ये जो है ना ये वाला, ठीक है ना, मैंने इसके पैरेलल ये ले लिया, तो ये BC है ना, इसका जो डिस्टेंस है वो भी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, मोड, ये B है हमारे पास Z2, तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मोड Z1, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या बन गया मेरे पास, एक पैलोग्राम बन गया, ठीक है ना, OACB, दिस इज द पैलोग्राम बिकॉज ऑफ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, सो दिस इज अ पैलोग्राम। जब पैलोग्राम बन गया बेटा तो इसको मैं, ये क्या बनेगा मेरे पास, एक डायगोनल, पैलोग्राम का क्या बन जाएगा, ये डायगोनल बन जाएगा ना, ये डायगोनल, और ये एक डायगोनल मेरे पास ये बन जाएगा, ठीक है ना। इसको मैंने O मान लिया कि O नहीं मान सकता मैं इसको पॉइंट को मान लीजिए P, ठीक है। तो आप ये देखिए कि ये Z1 है, ये डिस्टेंस Z1 है, ये डिस्टेंस Z2 है, ये डिस्टेंस Z2 है, ये Z1 है, ठीक है ना। तो ये पैलोग्राम बना, तो मैंने क्या मान लिया बेटा, Z1 को लेट कर लिया, Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 कितना हो गया, x2 प्लस आयोटा y2। तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये जो वाला पॉइंट है ये मेरे पास ये क्या है, ये C पॉइंट कौन सा है, ठीक है ना, ये मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये C पॉइंट क्या है। तो बेटा ये बन गया मेरे पास, देखिए Z1 हो गया, ये Z2 हो गया। अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये Z1 के कोऑर्डिनेट क्या हो गए मेरे पास, x1, y1, ठीक है। इसके क्या हो गए, x2, y2, ठीक है ना। तो अब बेटा मेरे को ये बता दीजिए
कि ये पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं तो P क्या होगा, B और A का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अब मिड पॉइंट होगा तो P के कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे। तो बेटा P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। बन गया नहीं बन गया? तो ये इसके क्या हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है ना, P के कोऑर्डिनेट हो गई है। ये मेरे पास P हो गया क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ BA, ठीक है बेटा, इसलिए P के कोऑर्डिनेट हो गई है। अब देखिए मुझे पता है कि O और C का भी तो ये P मिड पॉइंट है, O और C का भी क्या है, ये P मिड पॉइंट है। मैंने मान लिया कि इसके अल्फा बीटा हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है बेटा, अल्फा बीटा कोऑर्डिनेट है। तो मैं क्या करूँगा कि O और C का मिड पॉइंट क्या है, P। तो यहाँ लिखूँगा P इज आल्सो ए मिड पॉइंट ऑफ OC। तो O के कोऑर्डिनेट तो मेरे पास है ही है 0 0। तो बेटा मिड पॉइंट लगा दूँ मैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो देखिए OC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा कि P के कोऑर्डिनेट जो मैंने अभी निकाले हैं, ठीक है ना, P के कोऑर्डिनेट अभी जो मैंने निकाले हैं क्या हैं, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 दैट इज इक्वल टू, ये किसके हो जाएंगे, इन दोनों के मिड पॉइंट हो जाएंगे। तो α/2, β/2, क्योंकि इन दोनों के भी मिड पॉइंट हो जाएंगे। ये O और C का मिड पॉइंट निकालूंगा तो वो P का ही आएगा। अब मैं इसको क्या करूँगा कि कंपेयर कर दूंगा। तो देखो α/2 कितना आ गया, x1 + x2/2 और β/2 कितना आ गया, y1 + y2/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बेटा अल्फ़ा कितना हो जाएगा, x1 + x2 और बीटा कितना हो जाएगा, y1 + y2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों को कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करूँगा, z1 + z2 तो कितना हो जाएगा, देखो रियल से ऐड होगा, प्लस आयोटा y1 + y2 से ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट से। तो देखो अल्फ़ा बीटा क्या हो गया मेरे पास, पॉइंट हो गए x1 + x2, y1 + y2, ठीक है। तो देखो ये z1 + z2 के कोऑर्डिनेट हैं। तो इसका मतलब ये C क्या हो गया बेटा, z1 + z2, समझ गए। तो ये C पॉइंट क्या हो गया मेरे पास, z1 + z2। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो गई, तो बेटा OC हो गई मेरे पास, OC डिस्टेंस कितनी हो गई, मोड ऑफ z1 + z2, समझ गए बेटा। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया कि जो C पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, वो किस कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट होगा, z1 + z2 से। तो बेटा OC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मोड ऑफ z1 + z2, ठीक है ना, ये मोड ऑफ z1 + z2 हो गया। तो अब क्या करना है बेटा इसमें कि अब हम एक ट्राइंगल लेते हैं OAC, ठीक है ना, इन ट्राइंगल OAC में क्या करना है आपको, हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है बेटा। तो क्या हो जाएगा, देखो OA + AC और क्या हो जाएगा, OC से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। OC छोटा होगा किससे, OA + OC से, AC से, ठीक है बेटा। तो अब देखो OC कितना है, OC अभी मैंने बताया z1 + z2, मोड ऑफ z1 + z2 लेस देन OA कितना है मेरे पास, OA है मोड ऑफ z1 प्लस AC कितना है, मोड ऑफ z2। तो देखो एक तो ये कंडीशन हो गई मेरे पास। अब एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि OA और C अगर कॉलिनियर हो जाएं, ठीक है ना, एक तो ये ट्राइंगल बना रहे हैं, ठीक है ना, इन ट्राइंगल दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। इफ OA एंड C आर कॉलिनियर, ठीक है ना, कॉलिनियर हो जाएंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी मेरे पास, मोड ऑफ z1 + z2 इक्वल टू मोड ऑफ z1 + मोड ऑफ z2, मतलब इनइक्वलिटी, ठीक है ना, इक्वलिटी होल्ड करेगी यहाँ पर, ठीक है ना, अगर ये OAC कॉलिनियर हैं तो। अच्छा एक कंडीशन यहाँ पर और बन सकती है कि अगर मैंने z2 को -z1 रख दिया, -z2 रख दिया, तो कंडीशन क्या बनेगी, z1 - z2 लेस देन मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2, क्योंकि z2 को मैंने -z2 से रिप्लेस कर दिया तो माइनस यहाँ आएगा, यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये दूसरी कंडीशन हो गई, इसको मैंने तीसरी कंडीशन हो गई। इन तीनों को कंबाइंड कर रहा हूँ मैं, तो बेटा तीनों को कंबाइंड करूँगा तो मैं क्या हो जाएगा मेरे पास, मोड ऑफ z1 + -z2
देखिए प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, या प्लस आ रहा है तो प्लस माइनस हो गया, ये लेस देन आ रहा है, ये इक्वल टू आ रहा है, तो क्या हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। तो बेटा एक तो ये इनइक्वलिटी है, ये ट्राइंगल इनइक्वलिटी के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। एक इनइक्वलिटी और आएगी डिफरेंस के लिए, क्या आएगी बेटा डिफरेंस के लिए, कि अब मैं क्या कर सकता हूँ कि OAB, अब इस वाले ट्राइंगल को लूँगा और ये जो BC है बेटा AB, ये जो AB है वो क्या हो जाएगा, पता है आपको AB कितना हो जाएगा। AB यहाँ से देखिए कि AB की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, मोड ऑफ Z1 माइनस Z2, ठीक है ना। देखो मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये Z1 है, ये Z2 है। जब इन दोनों का डिस्टेंस निकालना होता है तो एक से दूसरे को माइनस करो, ठीक है, उसका मॉडुलस ले लो तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिखाएगा, ठीक है बेटा। तो इसलिए B और A का मेरे को डिस्टेंस लेना है, तो क्या करूँगा, इसके ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है इस पॉइंट Z2 और इसकी क्या है लोकेशन Z1, तो अब इन दोनों को माइनस करूँगा और उसका मॉडुलस ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगी AB मोड ऑफ Z1 माइनस Z2, ठीक है। अब देखिए दूसरी कंडीशन, एक तो ये इनइक्वलिटी हमारे पास आ चुकी है, दूसरी कंडीशन क्या, अब मैं एक ट्राइंगल यूज करूँगा, इन ट्राइंगल OAB, तो OAB में मैं जानता हूँ कि किसी भी ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस, ठीक है ना, किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस हमेशा कम होता है थर्ड साइड से, ठीक है बेटा। तो देखो थर्ड साइड हमने AB मान ली, तो AB हमेशा क्या होगा, AB ग्रेटर होगा किससे, OA प्लस OA माइनस OB से, ठीक है ना। OA और OB का जब डिफरेंस हम निकालेंगे तो वो हमेशा कम रहेगा AB से, मतलब इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इन दोनों साइड का जो डिफरेंस होगा वो इस थर्ड साइड से हमेशा क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो देखिए AB क्या लिखा है मैंने अभी बताया, AB मोड ऑफ Z माइनस मोड ऑफ Z2, ठीक है ना। ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, OA का मतलब क्या हो जाएगा, मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2। अब देखो ये डिफरेंस है, तो डिफरेंस के लिए मैं क्या करूँगा, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मैंने यहाँ पर मोड का यूज़ करूँगा, ठीक है बेटा। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर मैंने फिर Z2 को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस Z2 से। देखो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 ग्रेटर देन मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2, क्योंकि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस लगा दूंगा यहाँ तो माइनस का प्लस ही हो जाएगा। तो ये इनइक्वलिटी हो गई मेरे पास, एक 1 हो गई, ये दूसरा रिजल्ट आ गया। अच्छा तीसरी कंडीशन मेरे पास क्या होगी बेटा, कि इफ़ यहाँ भी तो OAB क्या हो सकते हैं, कॉलिनियर हो सकते हैं, तो इफ़ OA एंड B आर कॉलिनियर देन ये इक्वलिटी फिर क्या हो जाएगी, होल्ड कर जाएगी इनइक्वलिटी, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2 इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2, ठीक है बेटा, ये होल्ड कर जाएगी। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, थर्ड। अब इन तीनों को एक बार कंबाइंड कर दें तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2, ठीक है ना, ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2, ठीक है बेटा। तो दिस इज द सेकंड इनइक्वलिटी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, ये दूसरी हो गई, ठीक है ना। और फर्स्ट मैंने अभी बताई थी मोड ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2, ठीक है बेटा, लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2, ठीक है ना। ये तो हमारे पास फर्स्ट इनइक्वलिटी है, ठीक है ना, ये फर्स्ट हो गई और ये सेकंड हो गई, ठीक है ना। तो ये दो इनइक्वलिटी होती हैं ट्राइंगल की, हमारे पास ध्यान रखना है, बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, इनका बहुत जगह यूज होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में इनकी हेल्प से हम क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा एक जनरलाइज और कर दें इसको, अगर इसको जनरलाइज करना चाहो तो यहाँ Z1 Z2 Z3 Z4 अगर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, मान लीजिए कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस अप टू सो ऑन Zn, ठीक है बेटा, तो इसको भी ये भी होल्ड करती है, इसी इनइक्वलिटी की तरह होती है, जनरलाइज हो जाएगी। तो मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 प्लस मोड ऑफ Z3 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है ना, मोड ऑफ Zn। तो ये भी एक इनइक्वलिटी है बेटा, तो ये जनरलाइज हो गई कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा।
तो इस तरीके से आपका ये सारे जो टॉपिक्स हैं अभी जो स्टार्ट किए थे हमने, 3 टॉपिक्स आपके कवर हो गए। ठीक है बेटा, इसमें कोई भी डाउट आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा। ठीक है बेटा, तो इनको रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके।